तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परम एजुकेशन पे। आज बात करेंगे करंट अफेयर 2025 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न। एसएससी जीडी रेलवे और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से टॉप 10 प्रश्न जो रखे गए हैं उसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को हर एग्जाम में आपको अच्छे से स्कोर करने में आपकी भूमिका निभा सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अगर क्लास आज की बेहतर लगी तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पे, भारत को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी के लिए कितनी बार चुनाव में निर्विरोध चुना गया है? निर्विरोध का मतलब होता है कई देशों का समर्थन प्राप्त होना। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला करा है कि 5वीं बार, दूसरा करा 6ठी बार, तीसरा करा 7वीं बार और चौथा करा कि 8वीं बार। तो भारत को जो है यूएनएचआरसी के लिए चुनाव में निर्विरोध चुना गया था, ये आपका चुना गया था 7 बार में। कितना? 7 बार चुना गया है। ये दर्शाता है कि भारत की वैश्विक स्थिति पे कितनी कूटनीति मजबूत है। अगर इसकी विस्तृत जानकारी की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि क्या हुआ अक्टूबर 2025 में, इसमें भारत को यूएनएचआरसी के लिए निर्विरोध चुना गया। ये देश का 7वां कार्यकाल माना जाएगा, यानी 7वीं बार भारत को यहाँ पे निर्विरोध चुना गया है। यहाँ पे पृष्ठभूमि की अगर बात करें इसमें, तो यूएनएचआरसी का चुनाव जो अक्सर भूमि राजनीतिक समझौते और यहाँ पे क्षेत्रीय समर्थन पर निर्भर करता है। निर्विरोध चुना जाना दर्शाता है कि भारत को कई देशों का समर्थन मिला है। अगर वहीं पर बात किया जाए क्यों महत्व है, महत्व की अगर बात करें तो मानवाधिकारों एवं वैश्विक मंच पर सदस्यों की उपस्थिति, नीतिगत पहल और बहुपक्षीय यहाँ पे कूटनीति के लिए जारी होता है। भारत के लिए एक बाहरी नीतिगत प्रभाव और आवाज़ बढ़ाने का एक जरिया है, यानी अपनी बातों को रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यहाँ पे भारत को यूएनएचआरसी के लिए निर्विरोध चुना जाता है तो भारत का ये कार्यकाल 7वां होता है। आगे बढ़ेंगे, 2 टॉपिक्स और हैं इसके अंतर्गत। इसमें बताया गया है कि प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। प्रभाव के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत को मानवाधिकारों से यहाँ पे जुड़े प्रस्तावों, रिपोर्टों और कार्य समूहों में हिस्सा लेने का औपचारिक अधिकार मिलता है। इससे विदेश नीति विन्यास और छवि पर असर पड़ता है कि कितनी आपकी जो छवि है मजबूत होती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। यहाँ पे अगर 5वें टॉपिक्स की बात करें तो 5वें टॉपिक्स में बताया गया है, ये महत्वपूर्ण है, आपके पेपर के संबंधित है, जिसमें पूछा यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यूएनएचआरसी के लिए कार्यकाल जो भूमिका है और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा क्षेत्रीय समूहों के लिए ये आपको याद रखना है। अक्सर यूपीएससी और स्टेट एग्जाम से जुड़े हुए ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न पे आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न पे, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, इसके भीतर सोने यानी गोल्ड का हिस्सा अक्टूबर 2025 में कितने % हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा कह रहा है कि 10% हुआ है, दूसरा कह रहा है कि 14.7% और तीसरा कह रहा है कि 20.5% और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 25%। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएसजी और यहाँ पे जीके के मद्देनजर। जितने भी लोग यहाँ पे एसएससी जीडी और यहाँ पे ग्रुप डी की और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आज की प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 14.7% होगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं विस्तृत जानकारी, क्योंकि हर एक विस्तृत जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आप लोग अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ही अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न में जो संक्षिप्त है इसमें पूछा गया है, अक्टूबर 2025 में भारत के लिए विदेशी भंडार जो है सोने का जो लगभग कितना % हिस्सा था? तो 14.7%। अगर इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो क्या मापा जाता है? तो किसी देश के फॉरेक्स रिजर्व में कैश, विदेशी मुद्रा, सोना और आईएमएफ जो होता है रिसोर्स शामिल होते हैं। सोने का जो प्रतिशत होता है रिजर्व की संरचना का दर्शाता है, यानी आपके पास कितना सोना रिजर्व में है, ये आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स पे, तो इसमें बताया गया है क्यों बढ़ाना और महत्व है इसका, यानी इसका महत्व क्या है और बढ़ाना क्यों जरूरी है। तो सोने का हिस्सा यहाँ पे बढ़ाना वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौरान सुरक्षित आश्रय यानी सेफ हेवन प्राथमिकता को दर्शाता है, यानी आप अपने स्थिति को कितना मजबूत रखते हैं। अगर आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो तो सोने का रिजर्व जो है आपको संभाल सकता है। केंद्रीय बैंक कभी कभी सोने की खरीद कर रिजर्व पोर्टल यहाँ पे फोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपके और रह गए हैं, इसमें बताया गया है आपका कि इसका परिणाम क्या होता है। सोने की हिस्सेदारी बढ़ने से कड़ाई से बोले तो यानी
अधिक अपने बातों को रखें तो मुद्रा सुरक्षात्मक बनी रहती है, पर तरलता जो इक्वलिटी है उस पर असर हो सकता है, क्योंकि सोना जो है नकदी की तरह तुरंत उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यानी सोने का जो भाव है, आपके जो मूल्य हैं यानी रुपए जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्या संकेत मिलता है? 14.7% जैसा आंकड़ा बताता है कि आरबीआई ने यहाँ पे संपत्ति विवरण में सोने को महत्वपूर्ण माना है। पॉलिसी और यहाँ पे ग्लोबल मार्केट यहाँ पे सेंटीमेंट पर भी निर्भर करता है। अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपको फॉरेक्स रिजर्व के घटक यानी फॉरेक्स गोल्ड यहाँ पे एसडीआर रिजर्व यहाँ पे पॉजिटिव इन IMF और उसके अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी होगा अगर ये आप एग्जाम की तैयारी में इसको महत्व देंगे तो। अगर हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, तो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है किस प्रभाव यहाँ पे प्रावधान के लिए अधिसूचना 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाली है, जैसा कि अक्टूबर 2025 में यहाँ पे प्रकाशित समाचारों में कहा गया है। यानी कौन सी ऐसी प्रावधान है जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो जाएगी? अक्टूबर 2025 में प्रकाशित समाचारों में यहाँ पे आपके मिला था। तो पहला हमारे यहाँ पे कह रहा है बैंकिंग लॉज यानी संशोधन अधिनियम 2025 के तरह नामांकन प्रावधान। दूसरा हमारा कह रहा है पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लाभार्थी सूची। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा संशोधन अधिनियम 2025 के तरह फीस नियंत्रण। और चौथा करा इलेक्ट्रिसिटी संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वितरण लाइसेंस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, बैंकिंग लॉज यानी संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन प्रावधान होगा। आइए इसकी विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है। अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर करके आप लोग क्लास में आइएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर क्लास बेहतर लगे तो। यहाँ पे देखिए संक्षेप में बताया गया है किस प्रावधान को अधिसूचना 1 नवंबर 2025 में लागू किया गया। तो सही नामांकन यहाँ पे नॉमिनेशन है जो संबंधित प्रावधान है, आपको किस प्रकार से रखना है और कौन नॉमिनेशन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। क्या बदलाव किया गया है? बैंकिंग कानून संशोधन जो है 2025 के तहत नामांकन यहाँ पे जो है डिपॉजिट लॉकर यहाँ पे कस्टडी आइटम्स आदि से जुड़े नियमों पर विस्तार स्पष्टता दी गई है और 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? ग्राहकों के हित में संपत्ति के उत्तराधिकार और यहाँ पे क्लेम प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। बैंकिंग विवाद कम करने के लिए इसको किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है आपका तीसरे का यहाँ पे विस्तृत जानकारी है। प्रभाव इसका क्या है? बैंक खातों व लाकर जैसी सुविधाओं से जुड़े नामांकन नियमों के कारण के विवाद घट सकते हैं। पारिवारिक वारिसों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बताया है नोट्स अक्सर बदलाव में छोटे बड़े प्रावधान होते हैं, जैसे कौन सी चीज़ों का नामांकन वैध है और यहाँ पे प्रतिक्रियात्मक निर्देश परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु उद्देश्य लाभ तथा उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी ये धारा को याद रखना है, जो कि आपको एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आगे बढ़ यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बनता है चौथा, इसमें पूछा गया कि भारत ने कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संयुक्त राष्ट्र संस्था की 80वें सर्वगास्ट अक्टूबर 2025 में मनाई थी। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यहाँ पे साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका कह रहा है कि UNESCO और दूसरा करा है यूनाइटेड नेशन यानी UN और तीसरा करा है कि वर्ल्ड बैंक यानी WB और यहाँ पे चौथा करा है इंटरनेशनल लेबर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? चौथे का अगर बात करें तो ये जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा यूनाइटेड नेशन यानी UN के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है क्यों महत्व है। तो UN ने 80वें साल में वैश्विक शांति मानव अधिकार विकास SDGs आदि के लिए उसकी भूमिका सीमाएं और बदलती चुनौतियों पर चर्चा विषय बनाई। प्रासंगिकता इसके क्या है? वैश्विक शासन बहुपक्षीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना जैसे विषयों को यहाँ पे छूता है, जैसे में यहाँ पे GS2 में उपयोगी होगा। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको क्या याद करना है? GS सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे इकोसोस ICSG प्रमुख यहाँ पे संधियाँ है और यहाँ पे SDGs को रिजर्व रखें। ऐसे टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं UPSC में। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवें प्रश्न है भारत और यूरोपीय संघ EU ने अक्टूबर 2025 में किस प्रकार का संयुक्त परीक्षण किया? तो पहला करा है साइबर यहाँ पे सुरक्षा परीक्षण, दूसरा करा है संयुक्त यहाँ पे काउंटर टेररिज्म
परीक्षण और तीसरा करा है कि व्यापार समझौता यहाँ पे संवाद और यहाँ पे चौथा करा है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पाँचवें का। अगर पाँचवें की बात किया जाए तो ये आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, संयुक्त काउंटर यहाँ पे काउंटर टेररिज्म परीक्षण, ये आपका राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा। विस्तृत जानकारी की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आधुनिक खतरों और ड्रोन आदि जैसे मुकाबलों रणनीतियों में शामिल होगा जिस परीक्षण में, और ये क्यों जरूरी है? आधुनिक आतंकी चुनौती टेक्नोलॉजी और नेटवर्क और यहाँ पे ट्रांसनेशन समर्थन से जुड़ी है, जो कि सहयोग से कौशल इंटेलिजेंस शेयरिंग और यहाँ पे तैयारी बेहतर हो सकती है। लाभ की अगर बात करें, इसकी लाभ की बात करें, संयुक्त अभ्यास से यहाँ पे करा कि इंट्रोपरेबिलिटी बढ़ती है, विशेष बलों, कानून परिवर्तन और साइबर एयर स्पेस सुरक्षा पर आदि से यहाँ पे साझा होता है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, काउंटर टेररिज्म यहाँ पे टेररिस्ट यानी FATF, UN रिसोर्सन, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, रिसोल्यूशन आदि पर प्रश्न बनते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं यहाँ पे UPSC से। ठीक है, इसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका छठा, इसमें पूछा गया है कि भारत में अक्टूबर 2025 में किस विभाग ने रिजर्व बैंक यहाँ पे ब्रेन ड्राइन योजना की दिशा को पहल की थी? पहला यहाँ पे करा है ग्रामीण विकास, दूसरा करा है विदेश मंत्रालय, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विज्ञान, और यहाँ पे चौथा करा है कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? छठे का। अगर छठे की बात करें जाए तो ये जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान यहाँ पे विभाग, राइट आंसर आपका तीसरे के साथ जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। जानकारी में यहाँ पे बताया गया है क्यों योजना जरूरी है। विदेश में कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को देश लौटने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित योजना, जैसे फंडिंग यहाँ पे रिसर्च लैब, अक्सर टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंपनी, इनक्यूबेटर, इन तरीकों का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे कह रहा है इसमें क्यों जरूरी है। घरेलू R&D क्षमता बढ़ेगी, नव परिवर्तन यानी इनोवेशन होगा, और स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा, और उच्च कौशल मानव संसाधन का लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। वहीं पे इम्पैक्ट की बात करें तो शोध परिणाम में यहाँ पे पेटेंट, विश्वविद्यालय, उद्योग सहयोग और घरेलू तकनीकी आत्मनिर्भरता में बढ़ेगी। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये SSC और यहाँ पे GD और UPSC इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ब्रेन ड्राइन एंड ब्रेन जैन रिजर्व ब्रेन ड्राइन की कारण परिणाम और यहाँ पे नीतिगत उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन करना। इस पर अगर आप लोग तैयारी अगर बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आपके एक प्रश्न आपके 1 नंबर के बन जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, तो 7वें में देखिए पूछा गया है कि भारत में अक्टूबर 2025 में डिजिटल राशि यानी ₹E के लेन देन के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की गई? तो पहला हमारा कह रहा है कि केवल ऑनलाइन बैंकिंग, दूसरा ऑफलाइन डिजिटल रुपया, तीसरा करा है क्रिप्टो मुद्रा वैकल्पिक, और चौथा करा मोबाइल वॉलेट बंद करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का किसके साथ जाएगा? अगर हम 7वें की बात करें तो ये जाएगा ऑफलाइन डिजिटल रुपया, यानी ऑफलाइन तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने भुगतान को कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। क्या है इसकी विशेषता, उसको भी देख लेते हैं। RBI सरकार ने डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो ₹E है उसका ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मोड जारी डेमो किया, जिसका उद्देश्य बिना इंटरनेट के भी भुगतान क्षमता को यहाँ पे सक्षम बनाना है। क्यों उपयोगी है इसे भी देख लीजिए आप लोग। उपयोगी क्यों है कि ग्रामीण कम नेटवर्क क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, आपदा स्थिति में भुगतान कार्यान्वयन चालू रहेगा, और यहाँ पे इसकी सुरक्षा और चुनौतियाँ क्या है। ऑफलाइन CBDC में डेटा सिंक, डुप्लीकेट खर्च और यहाँ पे रोकने की तकनीक जरूरी है। यूजर एनहांसमेंट और यहाँ पे ग्राहक जो आपके अभिगम पर काम होगा। और यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो क्या आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, इसमें आपको CBDC के फायदे क्या हैं, चुनौतियां, वैश्विक प्रयोग और यहाँ पे चाइना यहाँ पे बमहास आदि का तुलनात्मक किस प्रकार से होगा, ये आपको तैयारी में आपको रटना है। आगे बढ़ेंगे अगर हम 8वें प्रश्न पे, तो 8वां प्रश्न करा है अक्टूबर 2025 में भारत के कितनी % FDI विदेश प्रत्यक्ष निवेश प्रभाव में गिरावट दर्ज की गई है। तो पहला हमारा करा 90%, 120%, 159% और 200%। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 159%। कितना? 159%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरे के साथ जाएगा। अगर इसकी विशेषता के बारे में जान ले तो यहाँ पे बताया गया है डाटा का अर्थ जो है 159% गिरावट बताती है कि उस अवधि में नेट FDI प्रभाव पिछले तुलनात्मक अवधि से काफ़ी कम है, नकारात्मक रहा। ये कभी कभी ओवरसीज यहाँ पे कैपिटल
रिटर्न नीति अनिश्चितता एवं वैश्विक क्राइसिस से जुड़ा होता है। अगर कारण की अगर हम बात करें इसके, तो वैश्विक आर्थिक सुस्ती, निवेश, वित्त पोर्टफोलियो बदलाव, विशिष्ट सेक्टर पर रोक या नियम परिवर्तन FDI को प्रभावित कर सकते हैं। अगर परिणाम की बात करें तो यदि लंबी अवधि के लिए गिरावट रहे तो रोजगार, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे विकास दर पर असर पड़ सकता है। परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या याद करना है, ये महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। इसमें आपको FDI के स्रोत, प्रकार, इक्विटी, यहाँ पे रेइन्वेस्टेड और यहाँ पे अर्निंग, एक्स्ट्रा कंपनी लोन्स और नीतिगत उपाय, मेक इन इंडिया, FD रिफॉर्म्स याद रखने हैं। ये आपके पूछे जा सकते हैं UPSC में, यहाँ पे GD में, आपके रेलवे में, इसमें भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2025 में धार्मिक झड़पों के कारण इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपके पूछा है। तो उड़ीसा राइट आंसर आपके यहाँ पे होंगे, जो कि एक धार्मिक स्थल यानी मूर्ति विसर्जन के द्वारा ये पे झड़प हुई थी 2 समुदायों में। यहाँ पे बात करेंगे क्या हुआ था, तो यहाँ पे हालिया सांप्रदायिक तनाव झड़पों के चलते प्रशासन ने सार्वजनिक क्रम यहाँ पे बनाए रखे और अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सोशल मीडिया सेवाएं अस्थायी रूप से सीमित लंबित कर दी थी। क्यों लागू होता है इंटरनेट शटडाउन का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे उन्मादी हिंसा और अफवाह जनित दंगों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी कदम के रूप में किया जाता है। यहाँ पे नैतिक कानूनी यहाँ पे दिक्कतें जो आती हैं, इसे नागरिक स्वतंत्रता यहाँ पे बनाम सार्वजनिक सुरक्षा के संतुलन में चुनौती के रूप में देखा जाता है। न्यायिक समीक्षा निहित अधिकारों का बहस करती है। और यहाँ पे आपके परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको क्या याद करना है, परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है यहाँ पे सिलेक्शन 124, सेक्शन आपके 5 और यहाँ पे टेम्पोररी, यहाँ पे सस्पेंस और प्रोवाइजेशन तथा इंटरनेट शटडाउन से जुड़े न्यायिक नीति, टेलीकॉम, डिजिटल अधिकार की जानकारी आपको यहाँ पे याद करना है। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़े आज की क्लास के लास्ट पे, तो ये बताता है कि भारत की विदेश नीति के अंतर्गत अक्टूबर 2025 में कौन सी घटना सीधी रूप से उभरी? तो पहला करा है भारत ब्राजील व्यापार समझौता, दूसरा करा है भारत तालिबान पूर्ण यहाँ पे आधिकारिक मान्यता और यहाँ पे तीसरा करा है भारत मालदीव रक्षा समझौता, चौथा करा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा समझौता। तो 10वें का जो राइट आंसर है आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। राइट आंसर कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोग कमेंट जल्दी से करिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी और खास करके SSC GD रेलवे और यहाँ पे ग्रुप D साथ में UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस क्लास को आप लोग एक बार और देख लीजिएगा या फिर शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा।